हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली आपको आगामी एचपीयू बीएड एंट्रांस 2023 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। ये क्वेश्चंस हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस के क्वेश्चंस होंगे। इन क्वेश्चंस को हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे, ताकि अगर इन टॉपिक से कोई क्वेश्चन अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपीयू बीएड एंट्रांस 2023 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको एचपीयू बीएड एंट्रांस के रिलेटेड 110 प्लस वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में विवेकानंद ने भाग लिया। ये आयोजन जो था वो कहाँ हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1893 में जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था जिसमें स्वामी विवेकानंद जी ने भाग लिया था, वे कहाँ पर हुआ था? वे शिकागो में हुआ था। कहाँ पर? शिकागो में हुआ था। किस कंट्री में हुआ था? ये अमेरिका में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता है, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में हम बात करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। कब की थी? 1897 में की थी। ये भी आपने याद रखना है। रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना थी वो स्वामी विवेकानंद द्वारा कलकत्ता में की गई थी। रामकृष्ण आंदोलन के मुख्य प्रेरक रामकृष्ण परमहंस थे। रामकृष्ण की शिक्षाओं के प्रचार प्रचार का जो श्रेय है वो उनके योग्य शिष्य स्वामी विवेकानंद को जाता है। स्वामी विवेकानंद का जो मूल नाम था वो नरेंद्र नाथ दत्त था। ये भी आपने याद रखना है। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम जो था वे नरेंद्र नाथ दत्त था। 1893 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए धर्म संसद में भाग लेकर पाश्चात्य जगत को भारतीय संस्कृति व दर्शन से अवगत कराया था। ये भी आपने याद रखना था। हुआ कहाँ पे था? ये शिकागो, अमेरिका में हुआ था। विश्व धर्म सम्मेलन कब हुआ था? 1893 में हुआ था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी। 1897 में की गई थी, कलकत्ता में की थी। ये भी आपने याद रखना है। इसी से रिलेटेड अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना थी वो राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में की गई थी। ये भी आपने याद रखना है। बात करते हैं आर्य समाज की स्थापना। आर्य समाज की स्थापना जो थी वो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में बम्बई में की गई थी। ये भी आपने याद रखना है। और रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना थी वो स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी। उसी तरह इससे रिलेटेड क्वेश्चन और कौन क्या पूछ सकते हैं आपको? जैसे प्रार्थना समाज की जो स्थापना थी, तो प्रार्थना समाज की जो स्थापना थी उसकी इसकी जो स्थापना थी वो महादेव गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। ये भी आपने याद रखना है। तो ब्रह्मा समाज की जो स्थापना थी वो किसने की थी? वो राजा राम मोहन राय ने की थी। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की और लौटों का जो नारा था वो भी दिया था। ये भी आपने याद रखना है। और रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना थी वो स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी। एक बात आपने और याद रखनी है, राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे जो है वो प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? वो 12 जनवरी को मनाया जाता है। किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है? ये स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर राष्ट्रीय युवा दिवस जो है, नेशनल यूथ डे जो है वो प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद की जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर। ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि लैंड ऑफ मैपल लीफ का देश जो है वो किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए एम बी है। कनाडा जो है, कनाडा कंट्री को लैंड ऑफ मैपल लीफ के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यहाँ से अगर क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है कि किस देश की, विश्व में किस देश की जो तट रेखा है, कोस्ट लाइन है, वो सबसे लंबी है, तो सबसे लंबी जो तट रेखा है वो कनाडा की ही है। ये भी आपने याद रखना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह और कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में? जैसे एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जैसे
लैंड ऑफ मिडनाइट सन, लैंड ऑफ मिडनाइट सन के नाम से किस कंट्री को जाना जाता है? वो नॉर्वे को जाना जाता है। लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से जापान को जाना जाता है, ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह लैंड ऑफ थंडरबोल्ट जो है, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट जो है वो भूटान को कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह कोयला नदी जो है वो किसे कहा जाता है? वो राइन नदी को कहा जाता है। वाइट कंटिनेंट, श्वेत महाद्वीप जो है वो अंटार्कटिका को कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। डूबते सूर्य का जो देश है वो किसे कहा जाता है? वो ब्रिटेन को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसी तरह झीलों का देश जो है वो फिनलैंड को कहा जाता है। लैंड ऑफ कंगारू, कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। उसी तरह बात करते हैं उसी तरह हम बात करते हैं पूर्व का जो मैनचेस्टर है वो किसे कहा जाता है? वो ओसाका को कहा जाता है, जो कि जापान में स्थित है। और उसी तरह अग्निद्वीप जो है वह आइसलैंड को कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट जियोग्राफिकल नेम्स थे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो लैंड ऑफ मैफल मीफ जो है वो किस देश को कहा जाता है? वो कनाडा को कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत पर सर्वप्रथम हमला करने वाला जो मुस्लिम शासक था वो कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, चाहे वो एचपी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे वे सेंटर के एग्ज़ाम हो। तो भारत पर जो प्रथम हमला करने वाला जो मुस्लिम शासक था वो कौन था? वो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, मोहम्मद बिन कासिम जो है वे भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसको थोड़ा हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। आपको पता है मोहम्मद बिन कासिम जो था वो भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम था। वे अरब से था। कहाँ से था? वे अरब से था, जिसने जिसने सिंधु व मुल्तान को 712 ईस्वी में जीत लिया था। उस समय सिंध का जो शासक था वो ब्राह्मण वंशी राजा दाहिर था। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण जो था वो 986 ईस्वी में गजनी के शासक सुबुक्तगीन ने किया था, ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह बात करते हैं महमूद गजनवी के बारे में। महमूद गजनवी ने भारत पर 1001 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी के बीच 17 आक्रमण किए थे। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितने आक्रमण किए थे? 17 आक्रमण किए थे, ये भी आपने याद रखना है। बात करते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। मोहम्मद गौरी के भारत आक्रमण का जो मुख्य उद्देश्य था वे भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना करना था। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीनारायण चौहान के बीच 2 लड़ाइयाँ हुई थी। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, और जिसमें जिसमें गौरी की पराजय हुई थी। तराइन की दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी, ये भी आपने याद रखना है। तो भारत पर जो सर्वप्रथम हमला करने वाला जो मुस्लिम शासक था वो कौन था? वो मोहम्मद बिन कासिम था, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि जैनियों का जो समर्पित दिलवाड़ा मंदिर है वे कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। ये माउंट आबू में है। माउंट आबू किस स्टेट में है? ये राजस्थान स्टेट में है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसी तरह कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर हैं भारत के, जो मुख्य मंदिर हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अजंता की गुफाएं जो है वे कहाँ पर है? तो अजंता की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। एलोरा की गुफाएं भी औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, ये भी आपने याद रखना है। स्वर्ण मंदिर की स्वर्ण छत जो है वो कहाँ पर है? वे अमृतसर में है, ये आपको पता होगा। उसी तरह कंदरिया महादेव जो है वो खजुराहो में है, मध्य प्रदेश में है, ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कंदरिया महादेव जो है वे कहाँ पर स्थित है? वे खजुराहो में है, मध्य प्रदेश स्टेट में है। उसी तरह बात करते हैं, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कोणार्क मंदिर जो है, सन टेम्पल जो है, सूर्य मंदिर जो है कोणार्क में है। कहाँ पर है? कोणार्क में है। किस स्टेट में है? ये उड़ीसा में है, पुरी में है। जगन्नाथ मंदिर जो है वो भी पुरी में है, ये भी आपने याद रखना है। दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वे माउंट आबू में है। और क्वेश्चन यहाँ से एक और पूछ सकते हैं कि जैनियों को जो समर्पित दिलवाड़ा मंदिर है उसका जो निर्माण था वे किसने करवाया था? ये बिमल शाह ने करवाया था, ये भी आपने याद रखना है। इसी क्वेश्चन के साथ है ये बिमल शाह ने, किसने? बिमल शाह ने जैनियों को जो समर्पित दिलवाड़ा का जो मंदिर है माउंट आबू में उसकी स्थापना की थी बिमल शाह ने। कब की थी? ये 1021 ईस्वी में की थी, ये भी आपने याद रखना है।
उसी तरह क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है कि 2.5 दिन का झोंपड़ा जो है वे कहाँ पर है, वो अजमेर में है, राजस्थान में है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग होता है। तो फलों को पकाने के लिए आपको पता है ये एथिलीन गैस का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल का जो सबसे बड़ा घटक है वे कौन सा है। तो आपको पता है पृथ्वी के वायुमंडल में एटमॉस्फेयर में जो सबसे ज़्यादा गैस पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है। वो नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। कितने प्रतिशत पाई जाती है, ये 78% पाई जाती है। उसी तरह जो नाइट्रोजन आपको पता है ये 78% पाई जाती है। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन पाई जाती है, 21% पाई जाती है, ये भी आपने याद रखना है। ऑक्सीजन के बाद कौन सी गैस पाई जाती है, वो सबसे ज़्यादा वो ऑर्गन पाई जाती है, 0.932 पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.003 पाई जाती है। उसके बाद नियोन जो है वो 0.0018 पाई जाती है। हीलियम गैस जो है वो 0.0005 पाई जाती है। जीनोन जो है वे जो गैस है वायुमंडल में वे कितनी पाई जाती है, 0.000087% जो है वो पाई जाती है, ये आपने याद रखना है। सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है वायुमंडल में वह नाइट्रोजन पाई जाती है। कितनी पाई जाती है एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए, ये 78.084% जो है वो पाई जाती है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश जो था वो धर्म चक्र परिवर्तन जो था वो कहाँ किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, सारनाथ जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। महात्मा बुद्ध ने अपना जो प्रथम उपदेश था वो कहाँ पे दिया था, वे सारनाथ में दिया था। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब इसको थोड़ा हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता है महात्मा बुद्ध का जो जन्म था, ये आपने याद रखना है। महात्मा बुद्ध का जो जन्म था वो 563 BC लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल में स्थित है। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति जो थी वो उरुबेला गया विहार में हुई थी, 35 वर्ष की आयु में हुई थी। प्रथम उपदेश जो दिया था वो उन्होंने वो सारनाथ में दिया था। सारनाथ जो है वो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये आपने याद रखना है। उनकी जो मृत्यु हुई थी महात्मा बुद्ध की वो 483 BC में हुई थी, कुशीनगर में हुई थी, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। पत्नी का नाम उनकी यशोधरा था, पुत्र का नाम राहुल था, पिता का नाम शुद्धोधन था, ये भी आपने याद रखना है। माता महामाया आरंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे, ये भी आपने याद रखना है। और बौद्ध ग्रंथों में त्रिपिटक जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, ये आपने याद रखना है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि त्रिपिटक जो है, त्रिपिटक पवित्र पुस्तकें हैं किनकी है, ये आपको पता होगा, ये बौद्धों की है, ये भी आपने याद रखना है। और बौद्ध बुद्ध के उपदेशों की जो भाषा थी वे क्या थी, वो पाली थी, ये भी आपने याद रखना है। ये कुछ की पॉइंट है कोई इस टॉपिक से रिलेटेड जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो बुद्ध के उपदेशों की जो भाषा थी वे पाली थी। त्रिपिटक पवित्र पुस्तकें हैं किसकी हैं, ये बौद्धों की है, ये भी आपने याद रखना है। और बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न हैं, त्रिरत्न कौन कौन थे, वो बुद्ध धम्म और संघ थे, ये भी आपने याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें बोला गया कि जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे वे कौन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे वे ऋषभदेव थे। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे वे ऋषभदेव थे। अब इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। पहले तीर्थंकर और जैन धर्म के जो संस्थापक थे वे ऋषभदेव थे। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे, कुल 24 तीर्थंकर हुए थे, ये भी आपने याद रखना है। महावीर स्वामी जो थे वो 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे, ये भी आपने याद रखना है। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था, पत्नी का नाम यशोदा था। और उन्होंने गृह जो त्याग किया था, घर जो त्याग किया था वो 30 वर्ष की आयु में त्याग किया था। ज्ञान की प्राप्ति उन्हें कैवल्या में हुई थी, जम्बीग्राम में हुई थी। मृत्यु उनकी पावापुरी में हुई थी, पावापुरी में उनकी मृत्यु हुई थी 468 BC में। जैन धर्म ग्रंथों की जो भाषा है वो प्राकृत है, ये भी आपने याद रखना है। जैन धर्म ग्रंथों की जो भाषा है वे कौन सी है, वे प्राकृत है, ये आपने याद रखना है। जैन धर्म के 2 पंथ है, श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करना और दिगंबर होता है वस्त्र रहित, तो ये आपने याद रखना है। महावीर का जो जन्म था वो 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ जो थे वे ज्ञात्रक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी, ये आपने याद रखना है। तो जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे, कुल 24 तीर्थंकर हुए थे।
इसके पहले तीर्थंकर और जैन धर्म के जो संस्थापक थे वे कौन थे? वे ऋषभदेव थे। महावीर स्वामी जो थे वो 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे, ये आपने याद रखना है। जैन धर्म ग्रंथों की जो मुख्य भाषा है वो कौन सी है? वो प्राकृत है। जबकि बौद्ध बौद्ध धर्म ग्रंथों की बौद्ध बुद्ध के उपदेशों की जो भाषा थी वो कौन सी थी? वो पाली थी, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया है कि इन मूल अधिकारों में से किस अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के संविधान की आत्मा और हृदय कहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है उसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है, ये आपने याद रखना है। तो आपको पता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारतीय संविधान का जनक के रूप में भी जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कई बार कि भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को ही जाना जाता है, ये भी आपने याद रखना है। भारतीय संविधान के द्वारा प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, परंतु संपत्ति के मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा कानूनी अधिकार बना दिया गया। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, ये आपने याद रखना है। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? फंडामेंटल राइट्स हैं, 6 हैं। कौन कौन से हैं वे? सॉरी, वे किस संविधान के पार्ट में है? तो वे संविधान के भाग 3 में है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक उनका वर्णन है, ये भी आपने याद रखना है। तो प्रेजेंट में कितने मौलिक अधिकार हैं? फंडामेंटल राइट्स है 6 हैं। जो संविधान के जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक उनका उसमें वर्णन है, ये भी आपने याद रखना है। और मौलिक अधिकार जो है इसे संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के संविधान से लिया गया है। अब कौन कौन से हैं ये आपको पता होना चाहिए। समानता का अधिकार हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार हो गया, और संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है इसका वर्णन जो है वो अनुच्छेद 32 में है, ये भी आपने याद रखना है। आर्टिकल 32 में इसका वर्णन है। संविधान द्वारा प्रदान किए गए इस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान के हृदय और आत्मा की संज्ञा दी थी, ये भी आपने याद रखना है। इसके अंतर्गत 5 रिटें थी, 5 याचिकाएं थी। कौन कौन थी? बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, परमादेश हो गया, प्रतिषेध लेख हो गया, उत्प्रेषण हो गया, अधिकार परीक्षा लेख हो गया, मूल अधिकारों के संदर्भ में उच्च न्यायालय के निर्णय हो गए। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? तो आपको पता है ये एम हिदायतुल्ला जो थे, एम हिदायतुल्ला जो थे वो ये भारत के मुख्य न्यायाधीश भी थे, और इन्होंने भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है, ये भी आपने याद रखना है। अब किया कब था ये भी आपको पता होना चाहिए। इन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति थे ये। 20 जुलाई 1968 से लेकर 24 अगस्त 1969 तक ये राष्ट्रपति रहे थे, कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे थे, ये आपने याद रखना है। उसके बाद वे 6 अक्टूबर 1982 से लेकर 31 अक्टूबर 1982 तक भी इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, ये भी आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एम हिदायतुल्ला जो थे वो भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ वे भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी उन्होंने कार्य किया है। अब बात करते हैं प्रेजेंट में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो आपको पता है द्रौपदी मुर्मू है, ये भी आपने याद रखना है। द्रौपदी मुर्मू जो है वो प्रेजेंट में भारत के राष्ट्रपति हैं। ये किस स्टेट से ये बिलोंग करती हैं? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये उड़ीसा स्टेट से बिलोंग करती है, ये भी आपने याद रखना है। उपराष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं। उपराष्ट्रपति कौन है? श्री जगदीप धनखड़ जी जो हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति हैं, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि भारत की जो प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है? तो आपको बताया अरावली जो है वो भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारत की जो प्राचीन पर्वत श्रृंखला है वे कौन सी है? वे अरावली है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अरावली आपको पता है अरावली श्रेणी जो है
ये श्रेणी पालनपुर गुजरात से राजस्थान होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत है। इसका सर्वोच्च शिखर जो है वो गुरु शिखर है, ये भी आपको पता होना चाहिए, जिसकी जो ऊंचाई है वो 1722 मीटर है। आबू की पहाड़ियों में ये स्थित है, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा ग्रह जो है वो पानी में डुबोए जाने पर तैरता रहेगा? तो शनि ग्रह जो है, शनि ग्रह जो है वो पानी में डुबोए जाने पर तैरता रहेगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि कौन से ग्रह को सांझ का तारा, भोर का तारा, इवनिंग स्टार एज वेल एज मॉर्निंग स्टार कहा जाता है, तो वो शुक्र ग्रह को कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। उसी तरह अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि विंटर प्लैनेट जो है, विंटर प्लैनेट जो है वो किसे कहा जाता है? वो जुपिटर को कहा जाता है, बृहस्पति को कहा जाता है। ब्लू प्लैनेट, ब्लू प्लैनेट जो है, नीला ग्रह जो है वो किसे कहा जाता है? नीला ग्रह जो है वो पृथ्वी को कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। सबसे छोटा ग्रह जो है, सबसे छोटा ग्रह जो है वो आपका बुध है, मरकरी है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है, ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछते हैं कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो सबसे गर्म ग्रह जो है वो आपका शुक्र है, ये भी आपने याद रखना है। शुक्र जो ग्रह है वो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राज्य अपहरण नीति डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का निम्नलिखित में से कौन महान समर्थक था? तो लॉर्ड डलहौजी जो थे वो राज्य अपहरण नीति यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के महान समर्थक थे। अगले प्रश्न में चलते हैं। वित्त विधेयक जो है वे कहाँ पेश किया जाता है, यानी कि धन मनी बिल जो है वो पेश किया जाता है, वे केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता है लोकसभा जो है इसे निम्न सदन या लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा को आपको पता है, राज्यसभा को हाउस ऑफ एल्डर्स उच्च सदन भी कहते हैं, ये भी आपने याद रखना है। लोकसभा के प्रेजेंट में अध्यक्ष कौन है? श्री ओम बिरला है। राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, प्रदेश अध्यक्ष, वो उपराष्ट्रपति होते हैं, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो अधिकतम संख्या, सदस्य संख्या जो है वो 250 हो सकती है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब बात करते हैं राज्यसभा के लिए। तो राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है वो 250 हो सकती है। 12 सदस्य जो है वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, नामांकित करता है राज्यसभा के लिए, ये आपने याद रखना है। जबकि लोकसभा में के लिए, लोकसभा के लिए प्रेसिडेंट 2 सदस्यों को नॉमिनेट करता है, ये भी आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश से विधान राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं पता है आपको? 3 सीटें हैं। अब 3 सांसद कौन कौन से हैं राज्यसभा सांसद हिमाचल प्रदेश से? तो आपको पता होगा श्रीमती इंदु गोस्वामी, श्री जगत प्रकाश नड्डा और प्रोफेसर सिकंदर कुमार जो है वो हिमाचल प्रदेश से 3 राज्यसभा सांसद हैं। लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 4 सीटें हैं। कौन कौन से लोकसभा सांसद हैं? तो मंडी संसदीय क्षेत्र से श्रीमती प्रतिभा सिंह है, ये आपको पता होगा। चंबा कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से श्री कृष्ण कपूर जी हैं। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से श्री अनुराग ठाकुर जी हैं। शिमला संसदीय क्षेत्र से श्री सुरेश कश्यप जी हैं, ये आपने याद रखना है। लोकसभा की 4 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं, विधानसभा की 68 सीटें हैं, ये भी आपने याद रखना है। इस वीडियो को ये लास्ट क्वेश्चन है। बाबा कांशीराम को किस व्यक्ति ने पहाड़ी गांधी की संज्ञा दी थी? तो पहाड़ी गांधी की जो संज्ञा थी वे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दी थी। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ये भी आपने याद रखना है। पहाड़ी गांधी की संज्ञा जो थी वो बाबा कांशीराम को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। जबकि पहाड़ी बुलबुल, ये आपने याद रखना है, पहाड़ी बुलबुल जो थी संज्ञा थी वो सरोजनी नायडू ने दी थी बाबा कांशीराम को ये आपने याद रखना है। बाबा कांशीराम किस जिले से संबंधित थे? वे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से संबंधित थे। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने 16 क्वेश्चन हमने डिटेल में डिस्कस किए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, जो आपको आगामी एचपीयू बीएड एंट्रांस 2023 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। इन क्वेश्चंस को हमने थोड़ा डेप्थ में डिस्कस किया है, डिटेल में डिस्कस किया है, क्योंकि डिटेल में डिस्कस करने से क्या होता है, अगर इन टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है तो वो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे, ये जो टॉपिक हमने डिटेल में डिस्कस किए हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। अगर आप एचपीयू बीएड एंट्रांस 2023 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको एचपीयू बीएड एंट्रांस के रिलेटेड 110 प्लस वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। सभी सेक्शंस की वीडियोज़ आपको वहाँ देखने को मिलेंगी। नेशनल कमीशंस एंड कमेटीज़ ऑन एजुकेशन, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड, एचपीजी के हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर,
सभी सेक्शंस की वीडियोज़ आपको वहाँ देखने को मिलेंगी। तो अपने प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोज़ ज़रूर देख लेनी है, क्योंकि आपको उन वीडियो से काफ़ी हेल्पफुल साबित हों काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको एग्ज़ाम में तैयारी करने में। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दें। अगर आप चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफ़िकेशन जो है वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।